हाय, गुड इवनिंग। सारे बच्चे लगभग आ चुके। देखो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद आप लोगों को ये 5वां लेक्चर है, लेकिन शायद आप लोगों को ये एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए तो चलो आ ही गया होगा, लेकिन यूट्यूब पर अगर ये है तो शायद ये पहला लेक्चर होगा। मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि मैंने 5, 6, 7 या 8 लेक्चर लिए हैं पूरे बायोमोलिक्यूल में, और मैंने बायोमोलिक्यूल को पूरा खत्म कर दिया है। आप समझ गए? तो हो सकता है कि आपके पास पहला लेक्चर शायद ये बायोमोलिक्यूल का आ रहा हो, लेकिन इसमें नया क्या है, इसमें बेहतर क्या है? सोचिए 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 सोचिए। पहले मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। पता है इसमें क्या कर रहे हैं? देखो, ध्यान से देखना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादातर निर्णायक लड़ाइयां जो होती हैं वो अपने आप को दांव पे लगा के जीती जाती हैं। शायद मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो अब जीत की कीमत वही जानता है बच्चे जो हार चुका हो। मैं आपको हारने तो नहीं देने वाला, तो मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोटिवेशन तो नहाने जैसा है, रोज नहाओ रोज मोटिवेट हो जाओ। लेकिन मैं आपको अपने ऊपर बीती हुई बातें ज्यादा बताता हूं, तो मैं चाहूंगा नहीं कि आप हारें। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूं आपके साथ कि मैं आज आपको बायोमोलिक्यूल का 5th लेक्चर पढ़ा रहा हूं। और मैं 5th लेक्चर बायोमोलिक्यूल का ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा जैसे 11th की एनसीईआरटी में दे दिया गया है, थोड़ा थोड़ा, फिर आप उसको 12th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। मैंने क्या किया है, दोनों एनसीईआरटी को एक साथ मिलाया है। आप समझ रहे मेरी बात? तो मैंने क्या किया, देखो, मॉलिक्यूलर, अरे आप तो हटो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मैं आज आपको डीएनए पढ़ाने वाला हूं। मतलब डीएनए में मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा आज इस लेक्चर में। चाहे ये शायद ये 2 लेक्चर जाएंगे, ये 5वां, इसके बाद एक छठा और आएगा, 2 लेक्चर में डीएनए जाएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे एंटायर लेक्चर के अंदर जो मैंने, ये लीजिए, चैप्टर हमारा अभी भी कौन सा चल रहा है, ध्यान से देख लीजिए। चैप्टर अभी भी हमारा कौन सा चल रहा है, बायोमोलिक्यूल चल रहा है। और मैं बायोमोलिक्यूल में आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। बायोमोलिक्यूल में मैं आप लोगों को डीएनए पढ़ा रहा हूं, और डीएनए मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बिहाफ पे पढ़ाऊंगा। तो अगर आप जल्दी में हैं, मतलब 15-20 मिनट मुझे झेल सकते हैं आप, तो प्लीज वीडियो बंद कर दो और जाओ अपना काम करो। आप अपनी बुक से पढ़ो या जैसे भी पढ़ सकते हो पढ़ लो। और अगर आप चाहते हो कि हमें डीएनए ही सीखना है, 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी का मिक्सअप करके मैं आपको ये डीएनए पढ़ाने वाला हूं, तो माय डियर कम से कम 2 घंटे मेरे साथ बने रहना पड़ेगा तुम्हें। अब ये ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, सर प्लीज इनके जरा कमेंट बंद करिएगा। नहीं, बंद कर दो, बंद, अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। बाकी जितने ऑफलाइन बच्चे हमारे पास बैठे हैं, बेटा देखो, ये जितने बच्चे भी यहां पर ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, कैमरा घूम सकता है? नहीं, रहने दो, फिर मेरे ऊपर से मत हटाओ यार। मेरे ऊपर से हट गया तो हो गया फिर तो मेरे ऊपर से मत हटाओ। एनीवे, हाँ, तो जितने भी ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हैं उनको भी मैंने बोला हुआ है कि ये 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी दोनों लेके आएंगे, क्योंकि आज हम लोगों को बायोमोलिक्यूल के बिहाफ पर हमें डीएनए कवर करना है। समझ गए? चलिए, अब मैं आप लोगों को डीएनए पढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखिए, और मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलूंगा और एंड में डीएनए आपके हाथ में देके जाऊंगा। और इस बीच मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि अगर एक भी क्वेश्चन तुमने मुझे दे दिया जो नीट में आया हो और मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो, तो फिर मुझे आप लाके दे देना। मैं इनाम तो नहीं दूंगा आप लोगों को, लेकिन ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा मेरे लिए कि लाओ भाई, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि सर आपने चलते हुए लेक्चर में पढ़ा तो सब दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपने कवर नहीं किया। क्योंकि इस चैप्टर की एंड में मैं जनरली आप लोगों को पूरे का पूरा एक क्वेश्चन सेशन देने वाला हूं। कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे या 150 क्वेश्चन होंगे, सब यही डिस्प्ले पे खड़े होकर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करें? चलो, अब एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां लेके आ रहा हूं। देखिए, इस चीज को देख के तुम लोग घबरा मत जाना। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं 12th की एनसीईआरटी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पे हूं। मॉलिक्यूलर, पहले टाइम देख लें कितना, ठीक है। मॉलिक्यूलर कब तक चलेगा सर ये लेक्चर? ठीक ठीक। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मैंने चैप्टर उठाया है। यहां से मैं आपको डीएनए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन डीएनए में आपको पढ़ाऊंगा 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी दोनों का मिक्सअप करके मैं आपको तरीके से ये चीज पढ़ा के जाऊंगा। सुनो अब ध्यान से। पहले तो मैं आप लोगों को वो 10 साल की हिस्ट्री पढ़ा दूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना, साइंटिस्ट, वो एक ऐसी चीज रखते हैं अपने अंदर जो जनरली आपके पास नहीं होती, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? दे ऑल आर एक्चुअली द कीन ऑब्जर्वर। जहां से तुम सोचना बंद कर दोगे ना, उससे कहीं आगे जाके ये लोग सोचना, अरे बोल जाया करो गधो, हाँ बोलना शुरू करते हैं। मेरी नजर कैमरे पे से हट सकती है। बच्चों, ऑनलाइन बच्चे जो देख रहे हैं और ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन तो बैठे ही, ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन वाले जितने बच्चे सब शैतान है एक नंबर के। इनके कमेंट सेक्शन सर अभी बंद करिएगा, बीच बीच में खोलूंगा बस में। यस, तो हम कहां पहुंचे? हाँ, तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे आप लोगों को बड़े कमाल की कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर बतानी है। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, सुनिए।
In the previous chapter, you have learnt the inheritance pattern and the genome basic of such pattern. जहां पर मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है उसको मैं रेड लाइट करूंगा। रेड लाइट समझते हैं? रेड लाइट मतलब आपने ट्रैफिक पुलिस में देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस नहीं मतलब ट्रैफिक में देखा होगा, रेड लाइट पे आपको रुकना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं खतरा है। मैं आपको रेड मार्क अगर मैं कहीं पे कर दूं तो उस पर फिर तुम्हारा ध्यान ज्यादा जाना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना और देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक एक लाइन को बिल्कुल पानी की तरह एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने ये कहा कि एट द टाइम ऑफ मेंडल, जरा 2 मिनट के लिए मेंडल सर के टाइम पे चलते हैं। मेंडल सर जो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपने मेंडल सर को पढ़ा, ही वॉज और ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द क्लासिकल जेनेटिक्स। लेकिन सवाल यह है कि वो पायनियर हैं अपनी जेनेटिक्स के, उन्होंने जेनेटिक्स को इजाद कर दिया, मतलब एक ब्रांच दे दी। तो मेरा सवाल तुम लोगों से यह पूछने का है कि आपको क्या लगता है मेंडल सर ने जब ये जेनेटिक्स की नींव रखी थी और 7 साल तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो क्या उनको डीएनए का, क्या उनको जीन्स का, क्या उनको क्रोमोसोम्स का बारे में जानकारी थी? द आंसर इज नो, उनको नहीं थी जानकारी। क्यों नहीं थी जानकारी? क्योंकि एडवांस माइक्रोस्कोपी उस टाइम पे थी ही नहीं। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। इसका मतलब यह हुआ कि जिस टाइम पे मेंडल सर ने वो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, अब मुझे बताओ वो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट कहा? मैंने ये लिख रखा देखो ऑलरेडी कि ग्रेगर जॉन मेंडल 1856 से लेकर के 1863 तक, टोटल साल कितने हो गए चेक करो जल्दी, 7 इयर्स। ये हो गए आप लोगों के 7 इयर्स, यानी कि 7 साल तक वो मटर के पौधे पे जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सर ने किया था, आपको वो याद आ रहा होगा, है ना? तो उन्होंने क्या किया था, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल जब मेंडल सर इन एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे थे तो वो बार बार ये चीज चेक कर रहे थे कि कोई चीज ऐसी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा तो रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो है क्या। ये बहुत बड़ा सवाल था और इसके बारे में मेंडल सर को पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे डीएनए की डिस्कवरी नहीं थी, उस टाइम पे जीन्स कोई नहीं जानता था, क्रोमोसोम कोई नहीं जानता था, तो सर को ये पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर चीज को जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही थी, उस पर्टिकुलर चीज को फैक्टर कहा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। अब ये देखिए ये लिखा हुआ फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर्स, यूनिट फैक्टर्स जो मेंडल सर उनको बुला रहे थे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। और यही एक मेंडल के पब्लिश, मतलब जो भी उनके वर्क थे, उनके पब्लिश ना होने का या उनको रिकॉग्निशन ना मिलने का एक कारण बना। तो पहले मैं आपको यह समझा दूं कि देखो ये 7 साल तक काम चला, 7 साल तक काम चला। इनिशियल स्टेज से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, 7 साल तक काम चला। और किस चीज पे चला था ये भी आप लोग जानते हैं कि पी प्लांट्स पर सर ने काम किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सर को रिकॉग्निशन नहीं मिला, मतलब उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, सर के जो काम थे वो नहीं मिला। उसके पीछे 3 रीजन थे। देखो ये चीजें नोट करते रहना, माइंड माय वर्ड्स, ये चीजें नोट करते रहना, ये आपको आगे बड़े काम में आएंगे। और मैं इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर के खत्म होने के जस्ट बाद आपको क्या देने वाला हूं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम शुरू करेंगे रेप्लिकेशन से, फिर उसके बाद में शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन से, देन फिर हम क्या करेंगे, जेनेटिक कोड एंड द ट्रांसलेशन एटसेट्रा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्लस फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका मतलब मैं डीएनए पूरे के पूरा यहां कवर कर दूंगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फिर मैं वापस डीएनए पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि उधर मैं वीडियोस में रेफर कर रहा हूं क्या कि आप लोग बायोमोलिक्यूल के पिछले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं आप उनको जाके देखिएगा। तो 2 काम चलेंगे यहां पर, समझ गए? तो ध्यान से देखिए, इनके मेंडल के उनके कामों को पब्लिश ना होने का, या फिर आप ऐसा समझिए कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलने के पीछे क्या रीजन रहे। तो पहली बात तो ये थी कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी उस टाइम पर। आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम कब की बात कर रहे हैं, 1856 और 1863 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था। पहला प्रॉब्लम ये रहा। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मेंडल सर ने एक्चुअली क्या टर्म इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग अभी क्या बुला रहे हैं, यूनिट फैक्टर। एक्चुअली ये यूनिट फैक्टर वाली कहानी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, एक ये रीजन बना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि यही वो फैक्टर था जिसकी वजह से मेंडल सर अपने एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब हुए, और वो था कि अपनी उन एक्सपेरिमेंट्स में मैथमेटिक्स को लगाना, उसमें मैथमेटिक्स को लगाना। अब सवाल ये था, क्या आपको लगता है कि मेंडल सर से पहले कुछ लोग क्या हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, लेकिन वो उलझ जा रहे थे अपने ही कामों में। रीजन क्या था? क्योंकि वो एक से ज्यादा क्या कर रहे थे, कैरेक्टर पे काम कर रहे थे। ये मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, अगर मुझे मौका मिला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाने का तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैं ही देखूंगा। अब सुनिए ध्यान से, अब
प्रॉब्लम ये थी कि ये इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, ये मैं आपको बता चुका। अब रिकॉग्निशन जब नहीं मिला, सॉरी यस, अब रिकॉग्निशन जब इनको नहीं मिला तो फिर इनकी जो थियरी थी वो ऐसे ही पड़ी रही। फिर इसको रीडिस्कवर करने कौन आए, आप समझिए। तो पहले मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एनसीईआरटी की अगली लाइन क्या लिखी हुई है, चेक करना। अगले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, यानी कि अगले 100 साल तक के आसपास की कहानी चल रही है। लेकिन किससे? 1856 1863, यानी कि 1856 की भी अगर बात करोगे तो उससे 100 साल कब आए? लगभग 1956 या 1950 के आसपास की बात हो रही है, 1960 के आसपास की बात हो रही है। तो अब आपकी एनसीईआरटी ने यह कहा कि द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड और कल्मिनेटिंग द रियलाइजेशन, अब उन लोगों को यह रियलाइज हो गया, सुनो ध्यान से, रियलाइजेशन हो गया क्या? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। उनको रियलाइज हो गया कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन सवाल यह है कि कहानी कहां से कहां तक की बोली मैंने, आपको ये आइडिया है? थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, देखो उसको, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहानी कहां से कहां तक की है। देखो ये कहानी है एक्चुअली, यहां से लिखता हूं मैं, यहां से लिखता हूं, छोटा सा लिखना पड़ेगा मुझे, चलो यहां लिख देता हूं मैं। देखो कहानी कहां है? 1856 और 1863 से 100 साल बाद, यानी कि हम चलेंगे लगभग 1950 से लेकर के 1960 तक की कहानी, यानी कि इतने दिन लग गए इस बात को साबित करने में कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब ये पूरी की पूरी कहानी कैसे कंप्लीट हुई, मुझे आपको यह समझाना है। तो पहले आप बहुत ध्यान से एक छोटी सी चीज समझिए कि जब डीएनए को नहीं, जब मेंडल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट कर दिए, 7 साल तक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और जब उनके कामों को जब रिकॉग्निशन नहीं मिला तो 3 साइंटिस्ट, लेकिन रुको, 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले जरा ये साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते चलो। देखो ध्यान से देखो, 1863 तक मेंडल सर ने काम किया, लेकिन अब ध्यान से देखना, एक साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है फ्रेडरिक मीशर। ध्यान से देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है फ्रेडरिक मीशर, इनको नोट कर लो आप। और ये इन्होंने 1869 मतलब 1869 में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया। वो क्या? इन्होंने एक्चुअली आइसोलेट किया डीएनए। सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्होंने क्या किया, मैं यहां लिख रहा हूं कि इन्होंने क्या किया? आइसोलेटेड, या एनसीईआरटी की कहानी है, आइसोलेटेड डीएनए। इन्होंने डीएनए को आइसोलेटेड किया फ्रॉम, अब आप पूछोगे सर कहां से आइसोलेट किया? इन्होंने आइसोलेट किया था पस सेल से। और पस सेल में कौन सी सेल्स थी जानते हो? WBC। पस सेल से इन्होंने इसको कल्चर किया, क्योंकि ये एक फिजिशियन थे। ये इनका नाम क्या? फ्रेडरिक मीशर। देख लो ध्यान से, ये एक फिजिशियन थे, और ये फिजिशियन थे तो हॉस्पिटल में थे। तो जो चोट लगे हुए पेशेंट थे, जब वो इनके पास आए, उनके चोट लगी हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 या 1 के आसपास की ये कहानी है। अब प्लीज मुझे हिस्ट्री में मत लेके जाओ प्लीज, अगर मैंने 1 सेकंड कुछ गलत बोल दिया तो आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कह रहा। मैं बस इतनी बात कह रहा हूं कि यहां पर हुआ यह है कि कुछ सैनिक जो घायल थे वो इनके हॉस्पिटल में थे, या ये उनकी सेवा में थे, तो उनके पट्टियां जो छूट रही थी, वो गॉजेस जो होते हैं जिनसे पट्टी लगाते हो आप, तो उनमें पस था। उन्होंने उस पस सेल से क्या निकाला? WBC में से क्या निकाला? न्यूक्लिक एसिड निकाला। लेकिन इन्होंने इस सेल से निकले हुए इस मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। इन्होंने इसको बोला था न्यूक्लिन। तो अब आपको एक क्वेश्चन और आपके लिए तैयार हो गया कि न्यूक्लिन टर्म किसने दिया और ये कब दिया। तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस से लेके चल रहा हूं कहानी, ध्यान से देखिएगा। 1863 तक 50-100 तक हम पहुंचने वाले हैं, मैं पहुंचाऊंगा वहां तक आपको। लेकिन 69 में देखो क्या हुआ, साइंटिस्ट फ्रेडरिक मीशर आ गए और इन्होंने क्या किया? देखो आइसोलेट डीएनए किया, कहां से? पस सेल से, WBC से, और न्यूक्लिन उसको नाम दिया। लेकिन अभी सन कितनी चल रही है? 1869। अब तुरंत सुनो क्या हुआ कि अब 1900 के आसपास, सन 1900 देखिए, देखो बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा हूं मैं। 1900 में क्या हुआ? 3 साइंटिस्ट आए, 3 आपके एनसीईआरटी की लाइन है, 3 साइंटिस्ट आए। देखो कौन से हैं। नंबर 1 पहला आया डिवेरी, दूसरे हैं कार्ल कॉरेंस, और तीसरे हैं वॉन शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट आए। इन 3 साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया उसके बारे में समझिए, और इसको नोट करते रहना प्लीज। ये आए कब? देखो ध्यान से देखो, ये आए सन 1900 में, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्चुअली रीडिस्कवरी की दोबारा से। किस चीज की दोबारा से डिस्कवरी की? मेंडल के जो काम थे।
तो मैं अब आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं कि एक्चुअली इन्होंने क्या किया, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि इन्होंने एक्चुअली रीडिस्कवर किया। किसको? मेंडेल के जो भी चीजें थी या मेंडेल के जो भी नियम थे उन सबको रीडिस्कवर किया तरीके से। और आप जानते हैं इन्होंने क्या साबित किया? इन्होंने एक्चुअली ये बताया कि क्रोमोसोम नाम की कोई चीज होती है। माइंड माय वर्ड्स, ध्यान से देखिए, इन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम नाम की कोई चीज है। समझ गए? लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, बैक ऑफ द माइंड रख लेना इस बात को। मैं अभी ये कह रहा हूं आपसे कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है ये कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, ये साबित नहीं हुआ है अभी तो डिस्कवरी पे डिस्कवरियां चल रही हैं। मैं एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ आपको पढ़ा रहा हूं और देखो कितनी बड़ी आपको पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। अब बताओ मुझे कि डिवेरी, कार्ल कॉरेन, शेरमार्क 1900 में क्या किया? मेंडल के कामों को रीडिस्कवर कर दिया और क्रोमोसोम नाम आया, मतलब क्रोमोसोम के बारे में इनको पता चला। अब आते हैं उसी दौरान, देखो ठीक 2 साल के बाद 1902 में क्या हुआ? 1902 में फिर 2 साइंटिस्ट आए जिनको मैंने कहा है सटन एंड थियोडोर बोवेरी। माइंड माय वर्ड्स, देखो देखो कौन है, सटन है और दूसरे कौन से हैं? बोवेरी। ये 2 साइंटिस्ट फिर से आ गए। आप जानते हैं इन्होंने भी काम किया, और जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने एक्चुअली ये बताया कि एक्चुअली जो जीन है और जो क्रोमोसोम है, जीन है और जो क्रोमोसोम है, इनके फंक्शन यानी कि ये थोड़े से पैरेलल काम करते हैं। इसका मतलब अगर अगर क्रोमोसोम सिग्रीगेट होता है तो एट द सेम टाइम पर जीन भी सिग्रीगेट होता है। इन्होंने ये सब बताना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि जेनेटिक मटीरियल डीएनए है या प्रोटीन है। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई। चैट पैट खोलना जरा इनकी। अब आपको बात समझ में आ गई है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी सन में चल रहे हैं हम लोग? सन याद रखें ना, इसमें सन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1902 के आसपास हम पहुंच गए। हमें पहुंचना कहां तक मैं बता चुका हूं, लगभग 100 साल का हेर फेर है इसमें। फिर इसके बाद में अब ग्रिफिथ सर आए। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे। अब मैं ग्रिफिथ सर की बात कर रहा हूं। देखो कब आए थे ग्रिफिथ सर, चेक करो। ग्रिफिथ सर आए हैं 1928 में, मतलब पैदा नहीं हुए हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से देखना कब? 1928 में। और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पे था? माइस पे था, चूहे पे था। और इसे हम लोगों ने बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये देख लो ध्यान से मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और कहां किस चीज पे काम किया था? देखो चूहे पे। और क्या चीज इंजेक्ट कराई थी इन्होंने, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो? हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको ये भी, लेकिन क्या चीज इंजेक्ट की थी? आप समझ गए कि वो निमोनिया वाला बैक्टीरिया था। और निमोनिया के बैक्टीरिया पे काम करके इन्होंने ये साबित भी किया, कि देखो चूहे के अंदर वो रफ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन थोड़ी सी आपको याद आ रही होगी, तो वो इन्होंने काम किया और उस पर बात की। लेकिन वही कहते हैं ना कि इनसे फिर सवाल पूछे गए कि आप कह रहे हो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फैक्टर नहीं, जो चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर को लेके जा रही है, आप कह रहे हो वो डीएनए है। लेकिन आरएनए भी तो हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? आरएनए भी तो हो सकता है, आप उसे कैसे भूल गए? प्रोटीन भी तो हो सकता है, आप उसे कैसे भूल गए? दिस इज द प्रॉब्लम। थ्योरी बहुत सही दी थी इन्होंने, और इन्होंने बताया अभी ग्रिफिथ सर ने साबित भी किया कि देखो मैं कह रहा हूं आपसे कि चूहे के अंदर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी शुरू होती है तो प्रॉब्लम आती है। अब इधर ध्यान से सुनना। अब आपसे मैं ये कहूंगा, देखो ध्यान से सुनना, एक साइंटिस्ट का नाम मैं आपसे लेना चाहूंगा और ध्यान से देखना इसका नाम क्या है? फीबस लिवीन। क्या नाम है इनका? फीबस लिवीन। माइंड माय वर्ड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी मैं आपको समझा रहा हूं। सन देखो 1928, यहां सन देखो 1928, लगभग आसपास की ही बात है। लगभग आसपास की ही बात है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी शायद विद्युत जामवाल सर की, अगर आपको याद है तो। विद्युत जामवाल सर है ना, पता नहीं जमवाल है या जामवाल, जो भी, विद्युत जामवाल। उनकी पहली फिल्म है एक, और वो फिल्म थी फोर्स के बाद उनकी फिल्म आई थी कमांडो शायद करके। हाँ मुझे याद है। कमांडो में आपने देखा कि वो जो संदीप या जयदीप अहलावत है, जो मतलब वो कर रहा है ना, लाइक विलेन का किरदार निभा रहा है, तो उसने अपने आंखों में क्या लगा रखा है? उसकी आंखें व्हाइट व्हाइट देखी थी आपने? सर्च मारो अभी देखो आपको दिखेगा। उसकी आंखें जो थी ना व्हाइट व्हाइट, वो एक्चुअली वो सबको ये दिखाता था कि ये जन्म से आंखें हैं, हमारे मतलब कोई अलग ही तरह का इंसान पैदा हुआ है। लेकिन लास्ट में विद्युत जामवाल सर ने क्या किया? उसको मारने के बाद में उसकी आंखों पे से ऐसे करके छुटा के और दिखाया कि ये लेंस लगे हुए हैं। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे कि देखो पुतलियों का खेल रचा के तुम्हें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। मेरी बात समझिए आप क्या कह रहा हूं मैं? पुतलियों का खेल दिखा के कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक हल्की सी माइनर या फिर गलत धारणा जब एक बार मार्केट में आ जाती है तो फिर उसी के बिहाफ पे मतलब सारी निगेटिविटी फैलती चली जाती है। आप ध्यान से सुनना, ये बात मैंने क्यों बोली है ये आपको अब समझ में आएगी। ये साइंटिस्ट का नाम देखना क्या है, फीबस लिवीन। साइंटिस्ट का नाम देखो क्या है, फीबस लिवीन। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज्ड, मैं लिखता हूं यहां पे आप भी लिखिएगा, प्रपोज्ड डीएनए मॉडल। इन्होंने डीएनए मॉडल प्रपोज किया। वॉटसन एंड क्रिक ने जाके कब किया था पता है, वॉटसन एंड क्रिक ने कब किया है, 1953 में। इन्होंने कब कर दिया, 1928 में। वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था वो कैसा था, डबल हेलिक्स। आया समझे, डबल हेलिक्स। इन्होंने जो दिया वो था टेट्रा हेलिक्स। बात समझे, टेट्रा हेलिक्स मतलब टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। इनका कहने का मतलब ये था, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो ये देखो, यहां देखो, ध्यान से देखो, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। तो इनका कहने का मतलब ये था, इनका कहने का मतलब ये था कि एक नाइट्रोजनस बेस ये है, मान लीजिए ये शुगर हुई, ये नाइट्रोजनस बेस हुई और ये पेंटोज शुगर हो गई, वो सॉरी क्या नाम है इसका, फॉस्फेट ग्रुप। तो इन्होंने कहा कि जो दूसरा नाइट्रोजनस बेस है वो ऐसे आएगा और वो पेंटोज शुगर यहां आ गई, पेंटोज शुगर ये है और ये देखिए ये आपका फॉस्फेट ग्रुप आ गया। तीसरा जो है वो इस साइड में लगा हुआ है, देखो ऐसे करके मैं बता सकता हूं। यस, ये कह रहे थे कि ये चीज एक आ गई, मान लो एडिनिन, ऐसे समझ लो आप, एडिनिन। तो उसके ठीक सामने कौन है, मान लीजिए गुआनिन। फिर इधर की साइड में कौन है, मान लीजिए साइटोसिन। फिर इधर की साइड में मान लो कौन है, थाइमिन। और ये सब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। समझ आया आपको, मतलब एक ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आपस में नाइट्रोजनस बेसेस ऐसे जुड़े हुए हैं। चार, देखो इसी को हमने बोला था टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। और इसी वजह से साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे थे कि डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। वो डाइवर्सिटी किस में ज्यादा समझ रहे थे सब लोग, प्रोटीन में ज्यादा समझ रहे थे। ये स्ट्रक्चर किसने दिया, ये फीबस लिवीन ने दिया था 1928 के दौरान। और अब ध्यान से देख लीजिए, प्रपोज द डीएनए मॉडल, जिसको मैंने बोला टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि अब ये साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट और ये फिर से आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। कैसे, ये देखो, ग्रिफिथ के कामों को जो रीडिस्कवर किया या उसको दोबारा से एक बायोकेमिकल एविडेंसेस देने की कोशिश की, वो तीन साइंटिस्ट फिर से आए। तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से तीन साइंटिस्ट के दो पेयर याद रखने हैं, एक पेयर सॉरी, देखो क्या क्या, डिवेरी, कॉरेंस और शेरमार्क। शेरमार्क इन्होंने क्या किया, मेंडल के कामों को रीडिस्कवर किया। इधर आइए, जब मैं एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी की बात करूंगा तो 1933 से 1944 तक इन्होंने ग्रिफिथ के कामों को क्या किया, रिडिस्कवर किया। प्लस, रिडिस्कवर नहीं कहेंगे, प्लस इन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल एविडेंसेस देने की कोशिश की। क्या था वो बायोकेमिकल एविडेंसेस, ये देखिए ध्यान से। इन्होंने क्या किया, बड़े आराम से मेरी बात सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल एविडेंस दिया, बायोकेमिकल एविडेंस दिया। और ये बायोकेमिकल एविडेंस किस चीज का था जानते हैं, ये था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो कि किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। जानते इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1933 में और 1944 के बीच में इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ को, जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का था, तो इन्होंने क्या बोला कि अच्छा प्रॉब्लम किधर थी भाई, आप कह रहे थे कि डीएनए नहीं है जेनेटिक मटेरियल, आप कह रहे हो कि आरएनए भी हो सकता है, आप कह रहे हो कि प्रोटीन भी हो सकता है, चलो ठीक है साबित करते हैं। जानते इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आरएनएज डाला। अभी आरएनएज क्या है, जो आरएनए को डाइजेस्ट कर दे। तो आरएनएज डाल दिया तो आरएनए खत्म, फिर प्रोटीएज डाल दिया तो प्रोटीन भी खत्म। और जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। क्या बताने की कोशिश की कि देखो आप कह रहे थे आरएनए होगा, हमने आरएनए मार दिया, लेकिन प्रिंसिपल तो अभी भी चल रहा है। आपने कहा था प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, हमने प्रोटीन प्रोटीएज से खत्म कर दिया, देखो काम तो अभी भी चल रहा है। फिर इन्होंने एक सेट और किया एक्सपेरिमेंट का, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब इन्होंने एक और किया तो उसमें क्या किया, उसमें इन्होंने डीएनए को हटा दिया, मतलब डीएनए डाल के डीएनए को हटा दिया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसका मतलब ग्रिफिथ सर सही थे, ग्रिफिथ सर ये बात सही कह रहे थे कि ये जो डीएनए है यही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊं, ये देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है इसीलिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। देखो ये क्या लिखा है, नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। क्या मतलब हुआ इस बात का, समझाओ, कोई समझा पाएगा, नहीं, सभी साइंटिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे इनके कामों से भी। एवरी, मैक्लॉइड, मैकार्टी में आप अपनी एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़िए,
और उसमें देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल बायोलॉजिस्ट, नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। भाई सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो कन्विंस नहीं थे इनके एक्सपेरिमेंट से भी। क्यों नहीं थे कन्विंस क्यों नहीं कर पाए ये जानते हैं? क्योंकि आइए इधर, ये देखिए फीबस लिवीन ने जो 1928 में क्या कर रखा है, एक टेट्रा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर दे दिया है। तब तक लोगों को ये लग रहा था कि डीएनए डबल हेलिक्स है ही नहीं, डीएनए कैसा है, टेट्रा हेलिक्स है। इट वाज द थिंग। आया समझ में आपको कुछ? तो साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ पार्सिमनी। मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका हूं कि अगर आप, मैं और 2-4 लोग और सब मिलके एक साइंटिस्ट मतलब कमेटी में हम काम करते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसको प्रपोज करने के लिए जिसने सबसे बढ़िया से समझा दिया और आसान मेथड दे दिया, उसका माना जाएगा। और अगर कोई ये कहता है भाई हम इसे नहीं मानेंगे, तो वो क्या बोलेगा? उसको मैंने आपको बताया था, क्या बोलेगा? वो कहेगा कि आप फिर बताइए क्या हो सकता है। इस तरह की डिबेट होती है, आप समझिए। तो फीबस लिवीन का स्ट्रक्चर काम करता रहा, टेट्रा हेलिक्स उसको हम मानते रहे। कौन से सन की बात है? 1928, मतलब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के जस्ट बाद। अब सवाल यह है कि ऑल बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड। इतना करने के बाद भी बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे, वो मान ही नहीं रहे थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। अब आपको समझना होगा, देखो अब आपको बड़े ध्यान से मेरी बात समझना होगी, और वो ये देखो, अब साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हर्शे एंड चेज, और सबने ये पढ़ा हुआ है हर्शे एंड चेज। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हर्शे एंड चेज वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेज पे एक्ट किया, बैक्टीरियोफेज को लिया। देखो ध्यान से देखो, इन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में क्या किया, बैक्टीरियोफेज ले लिया। बैक्टीरियोफाज भी बुलाते हैं इसे और बैक्टीरियोफेज भी लेते हैं। और इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, और वो ये था कि इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस को यूज किया। रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं। और जब इन्होंने अपने उस एक्सपेरिमेंट को कर दिया, तो अनइक्विवोकली, मतलब एक तरीके से सब लोगों ने बोल दिया हाँ भाई हम मान गए जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ये अब कैसे होगा ये मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में समझाऊंगा, लेकिन आप अभी समझिए कि यहां देखिए ध्यान से कि हर्शे एंड चेज ने वो काम किया। लेकिन जरा सन पे ध्यान रखिए, कब की बात हो रही है? 1952 की बात हो रही है। जबकि मैं आपसे क्या बोला कि 100 साल का हेर फेर लगा, 100 साल का हेर फेर लगा। अब बताओ 1952 पे आ गए हम लोग। अब देखो पीछे की तरफ देखो, यहां देखो क्या है, ये है 1856 के आसपास का एरिया, ये है 1950-1960 के आसपास का एरिया। तो इसका मतलब हर्शे एंड चेज वो साइंटिस्ट थे जिनके एक्सपेरिमेंट से अनइक्विवोकली ये बात हमें पता चली कि हाँ भाई मान गए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ओवर द नेक्स्ट 100 years the nature of putative genetic material was investigated, culminating the realization that the DNA is genetic material. It was not easy. तुम लोग जो आज ये बुक में बड़ी सस्ती आराम से चीजें पढ़ लेते हो, कह रहे सर ये भी मजा आ गया, ये मजा आ गया, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लग गए। समझो मेरी बात, बड़े कीन ऑब्जर्वर थे वो लोग। तो एक पैराग्राफ को समझाने के लिए मुझे आपको कहां से खींच के लेके आना पड़ा है, आपको समझ आ गया। लेकिन अभी रुकते हैं, जरा एक चीज और समझिए। हर्शे एंड चेज के बाद क्या हुआ? हर्शे एंड चेज के टाइम पर भी ये तो साबित हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन अभी भी ये पता नहीं लगा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। अब आती है एक अनसंग हीरोइन जिसे हम कहते हैं ब्लैक लेडी ऑफ डीएनए, माइंड माय वर्ड्स। और देखो इनका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। हालांकि विल्किंस भी है संग में, लेकिन रोजालिंड फ्रैंकलिन 38 साल तक जिंदा रही है, मतलब इनका जो लाइफ स्पैन था वो 38 साल का था। ये एक क्रिस्टलोग्राफर थी। बात को समझिए पहले आप ध्यान से, ये क्रिस्टलोग्राफर थी। और क्रिस्टलोग्राफर हम किसे बोलते हैं जनरली? एक्सरे डिफ्रैक्शन। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बिहाफ पर डीएनए का एक इमेज दिया था। देखो वो इमेज ही आ गया, आप इंटरनेट पर सर्च करिए आपको ये इमेज देखने को मिल जाएगी। तो ये काम किसने किया था? काम किसने किया? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जब इस काम को किया, तो ये देखिए रोजालिंड फ्रैंकलिन ने अपने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से जो इमेज दी डीएनए की, उसकी मदद से वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया, माइंड माय वर्ड्स, एंड वॉन द नोबेल प्राइज। इसीलिए हम बोलते हैं कि रोजालिंड फ्रैंकलिन, और नाम आएगा आपके एनसीईआरटी में लिखा है रोजालिंड फ्रैंकलिन। 38 साल तक की उम्र थी इनकी, और इन्होंने डीएनए का मॉडल बनवाने में, या आप ऐसे समझिए कि उसको डिस्कवर करवाने में एक बहुत बड़ा नोबेल रोल प्रोवाइड किया। आप समझें,
शी इज द नोबेल विजेता। एक्चुअली होनी ये चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि भाई अब मैं किसी साइंटिस्ट को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन काम तो इन्होंने भी किया। वॉटसन एंड क्रिक ने भी बहुत सारी गलतियां की। कई बार तो नाइट्रोजनस बेसेस जो अंदर की तरफ पेयर करती हैं उनको बाहर रख दिया गया। हाँ, उनको नाइट्रोजनस बेस को बाहर रख दिया गया। बाद में फिर शायद रोजालिंड फ्रैंकलिन मैम की स्टोरी पढ़ी है, यही बोल रही है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ और करो। तो फिर वो कहानी क्या हुई कि फिर एक बड़ा बढ़िया एविडेंस इन लोगों को मिला उसी इमेज से, और फिर इन्होंने उसको अंदर रख के देखा और वाओ, ये फॉस्फेट शुगर बोन जो है, बैकबोन, वो बाहर आई और उसके बाद में डीएनए का डबल हेलिक्स रेडी हुआ। सुनो मेरी बात, साथ में एरविन चारगाफ को मत भूल जाना। एरविन चारगाफ, हाँ यही है, एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट है, उनको मत भूल जाना, उनकी भी बड़ी हेल्प लगी है इसमें। मॉलिक्यूलर बेसिस में मैं आपको समझाऊंगा, अभी आगे आएगा। अब ध्यान से समझ लीजिए कि रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ये चीज बता दी, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन दे दिया, और उसके बिहाफ पे वॉटसन एंड क्रिक ने यहां पर आप लोगों को क्या दे दिया बच्चे, यहां पर आप लोगों को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया। और वो मॉडल देखो ध्यान से देखना, कब प्रपोज्ड हुआ, 1953 के आसपास। मैं फिर आपको यही बात बता रहा हूं, देखो कि ये जो ओवर 100 की भाई डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मटेरियल, यही जो है, यही एक्चुअली क्या है, यही एक्चुअली डीएनए है। तो ये ऐसे नहीं आया, लगभग 100 साल लग गए। 100 साल कब से लगे, मेंडल की डिस्कवरी से लेकर के कहां तक, हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट तक जाके आपको पता लगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आई थिंक अभी ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं आपको अब तक क्या समझा रहा था, एक बेसिक फ्रेम मैं आपको दे रहा था कि भाई ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है। अब आइए इधर, अब मेन मुद्दे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब तक जो कहानियां चल रही थी वो मेन नहीं थी, क्या बच्चे, मेन तो हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं कम से कम आप लोगों को पूरी हिस्ट्री बता के तो चल रहा हूं। आप लोग इसको नोट करके तो चलिए, ये आपके बड़े काम आने वाला है। कहां से एनसीईआरटी पूछ लेगी कुछ नहीं पता, और सारी चीजें हैं एनसीईआरटी में ही, आपके सब दिखा दूंगा। सुनिए ध्यान से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, देखो ध्यान से, डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों क्या है, आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। इसका मतलब आरएनए और डीएनए, ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड आप लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब कोई तीसरा न्यूक्लिक एसिड फिलहाल तो नहीं है। अगर हो और डिस्कवर आज तक ना हुआ हो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक तो नहीं है। तो सवाल यह है कि डीएनए और आरएनए के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बात, डीएनए आरएनए के बारे में चेक ऑफ, डीएनए और आरएनए के बारे में हमको पढ़ना है। सुनो ध्यान से, ये कह रहा है डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करेगा, जो आज हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो डीएनए ये काम करेगा, लेकिन सुनो ध्यान से, आरएनए दो इज आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो अब मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आरएनए के बारे में अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। ये देखिए, यहां से अब मैं आपको थोड़ा सा आरएनए के बारे में लेके चलता हूं, ध्यान से सुनते रहिए। तो पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि ये मोस्ट अबंडेंट डीएनए है, सॉरी मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है। पहली चीज ये आपको समझ में आ गई है, पहली चीज आपको ये समझ में आ गई। दूसरा इसके बारे में दूसरी बात सुनिए, ये एंसेस्ट्रल है, ये एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल है। एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, जल्दी बोलो। एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि अर्थ में जब सबसे पहले लाइफ आई होगी तो जेनेटिक मटेरियल उस टाइम पे डीएनए नहीं था। उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए था। आरएनए की टेम्पलेट पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके हमने क्या बनाया था, डीएनए बनाया था। तो एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल अगर आपसे कोई पूछे या आपसे कोई ये पूछे कि बताइए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा रहा होगा, तो आपका आंसर, योर आंसर शुड बी आरएनए। आरएनए रहा। लेकिन आरएनए क्यों आज हमारे पास मेजॉरिटी में जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि आरएनए के अंदर कैटालिटिक पावर है और जेनेटिक मटेरियल में बहुत जल्दी वो क्या ला सकता है, चेंज ला सकता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कम से कम स्टेबल तो रहे। हाँ, उसमें स्लो चेंजेस हो वो समझ में आता है, लेकिन बहुत जल्दी चेंज ना हो। इसीलिए आरएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल अब कंसीडर नहीं करते। अब वो कौन है, अब वो डीएनए है। तो सुनिए बात ध्यान से, दूसरी सुनिए। अब इसने ये बोला कि मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर, आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल। इसका मतलब आरएनए के पास जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ कुछ एडिशनल रोल भी हैं। अब वो मैं आपको एडिशनल रोल यहां पर बता रहा हूं। देखो, ये भी आपकी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं सारे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से हो। एडिशनल रोल, और अगर पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो चीजों को। सुनो ध्यान से, पहली चीज एडिशनल रोल में पहली चीज ये बोली गई कि जो आपका आरएनए है वो मैसेंजर की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह, मैसेंजर की तरह काम कर सकता है। अब समझाओ मुझे, क्या आपको नहीं पता कि एमआरएनए नाम की कोई चीज होती है?
सोचो जल्दी, mRNA नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? होती है। जब डीएनए अपने अपने कोड को किसी टेम्पलेट पे कॉपी करके बाहर भेजता है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो कौन लेके जाता है? mRNA। तो इसका मतलब आरएनए मैसेंजर की तरह काम कर सकता है। अगला देखिए, इसने ये बोला है, एक और लिया है, देखो ध्यान से देखना, उसको इसने बोला है अडेप्टर मॉलिक्यूल। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? अडेप्टर मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट टीआरएनए। अब टीआरएनए क्या है जानते हैं? तो एक आइडिया बस एक छोटा छोटा आइडिया देता चल रहा हूं मैं आप लोगों को। टीआरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर अमीनो एसिड्स को अपने ऊपर चार्ज करके या खुद चार्ज हो जाता है, जिसको अमीनो एसाइलेशन कहेंगे, और वो उसको लेके आएगा और राइबोसोम के पास लेके आएगा ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो। आया समझे? तो इसका मतलब अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करेगा। तीसरा ध्यान से देखना, स्ट्रक्चरल, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है। अब स्ट्रक्चरल रोल कैसे? तो अब आपको क्या ये बात नहीं समझ में आती कि आरआरएनए नाम की भी कोई चीज होती है? आरआरएनए नाम की कोई चीज होती है? बताओ जल्दी, आरआरएनए कहां होता है? इन राइबोसोम्स। अब मुझे जल्दी समझाओ कि राइबोसोम्स कितने टाइप के थे? अरे भाई जरूरी है ये। तुम्हें लग रहा है कि सर कहां भागे चले जा रहे हो आप? अरे ना, जरूरी है भाई, तभी पढ़ा रहा हूं आपको। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे प्रोकैरियोट्स की बात करूं, प्रोकैरियोट्स की, या फिर एक तरफ मैं आपसे यूकैरियोट्स की बात करूं, तो क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि इसके अंदर आरएनए कौन कौन से होंगे? क्या आपको ये बात नहीं पता? ये देखिए, ये आरएनए और ये आरएनए, ये दो आरएनए प्रेजेंट होंगे। इस वाले को आप लोग प्रोकैरियोट के अंदर कौन से होते हैं आप जानते हैं? 70s। और यहां कौन से होते हैं? 80s। तो क्या भूल गए सेल बायोलॉजी में? क्या आप सेल बायोलॉजी में ये चीज भूल गए कि 70s आरएनए में यहां पर था 16s आरआरएनए? आ रहा है याद? यहां पर था 23s आरआरएनए, फिर एक था यहां पर 5s आरआरएनए। क्या ये भूल गए आप? मुझे तो नहीं लगता कि भूले होंगे। क्या आपको ये याद नहीं है कि यहां पर था 18s आरआरएनए, यहां पर था 28s आरआरएनए, फिर एक था आपके पास 5.8s आरआरएनए, फिर एक था आपके पास में 5s आरआरएनए? क्या ये आरआरएनए नहीं थे? क्या ये आपके राइबोसोम्स के अंदर नहीं थे? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एडिशनल रोल समझाने की कोशिश करो, तो इसने कहा इट फंक्शंस एज अडेप्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टर हियर? अडेप्टर का मतलब यही ना हुआ कि वो टीआरएनए अपने ऊपर क्या करेगा? अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा ताकि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ सके। आ रही बात समझ में आपको? और तीसरे बात मैंने आपसे ये बोली कि ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करेगा। एंड व्हाट डज इट मीन? स्ट्रक्चरल रोल मतलब राइबोसोम्स में अगर मैं आरआरएनए ही ना रखूं तो राइबोसोम्स का मतलब क्या रहा? और तीसरी चीज, तीसरी नहीं, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इन सम केसेस द कैटालिटिक मॉलिक्यूल आल्सो। इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी आपसे ये कह रही है कि आरएनए का कैटालिटिक रोल भी है। अब वो आरएनए का कैटालिटिक रोल मैं यहां से अगर आप लोगों को बताऊं, मैं अगर आप लोगों को यहां से कैटालिटिक रोल बताऊं, तो क्या कोई मुझे समझाएगा कि वो कैटालिटिक रोल क्या है? भूल गए? अरे अरे मुझे भूल जाओ, तुम सब समझ में आता है। ये मत भूल जाना जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आती कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट राइबोजाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट राइबोजाइम। यस, मैं राइबोजाइम की बात कर रहा हूं। और ये राइबोजाइम वही चीज है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। क्या कहा मैंने? एंजाइम की तरह काम कर रहा है, लेकिन क्या नहीं है? एंजाइम की तरह काम कर रहा है, लेकिन क्या नहीं है? ये प्रोटीन नहीं है। क्योंकि आप सुनते हैं ना हर बार क्या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अरे सुना है आप लोगों ने, सुना है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब मुझे एक बात बताओ, राइबोजाइम तो मैंने बोल दिया कैटालिटिक एक्टिविटी देगा, तो इसमें से तुम्हें कोई राइबोजाइम नजर आ रहा है? अगर आपसे ये बात मैं पूछ ही लूं, मैंने क्यों बनाया डायग्राम यहां पर? ये ऐसे थोड़ी ना बनाया, तुम्हें समझाने के लिए कि अगर तुमसे पूछ ले कि प्रोकैरियोट के अंदर राइबोजाइम की तरह एक्ट कौन करेगा, आंसर शुड बी 23s आरआरएनए। 23s आरआरएनए। और अगर आपसे पूछ ले प्रोकैरियोट में कौन से, आंसर शुड बी 28s आरआरएनए। अब आपको समझ आया कि अगर मैं आपसे राइबोजाइम की बात करूं तो प्रोकैरियोट में कौन होंगे? 23s, और यूकैरियोट में कौन सा होगा? 28s। ये वो दो आरएनए हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। आज भी आपकी जिंदगी में, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो आरएनए कंप्लीट करके दे रहा है आपको, एंजाइम नहीं करके दे रहा। और अगर आप सच्चाई सुनो, अगर मैं आपको बहुत तरीके से एक बात समझाऊं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ी देर सुनने के लिए, तो अगर इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए तो ही मैं कह रहा हूं। अगर आप ये कहेंगे कि लाइफ में सबसे पहले डीएनए आया होगा, लाइफ में मतलब जिंदगी जब बनी, दुनिया जब बनी, जब अर्थ पे लाइफ आना शुरू हुई, तो आपने कहा सर सबसे पहले डीएनए बना होगा। ऐसा नहीं था।
क्यों क्यों? क्योंकि डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, वो किसके ऊपर बनाएगा? आरएनए के ऊपर, और आरएनए फिर फाइनली इस चीज को किस में कन्वर्ट करवाएगा? प्रोटीन में कन्वर्ट करवाएगा। आप ध्यान से देखिए, तभी तो जिंदगी आगे बढ़ेगी। सेंट्रल डोगमा इसी को ना कहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर सबसे पहले डीएनए आया या प्रोटीन आया, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप ये कहेंगे सर डीएनए से अगर प्रोटीन बनानी है तो प्रोटीन को बनाने के लिए मुझे डीएनए चाहिए, क्योंकि प्रोटीन को कौन बनाता है? अरे आप बताओ मुझे, प्रोटीन को कौन बनाता है? आप कहोगे सर डीएनए बनाता है। फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि डीएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस में क्या एंजाइम लगेंगे? जल्दी बोलो, क्या एंजाइम लगेंगे? तो आप कहोगे हाँ सर एंजाइम तो लगेंगे। इसका मतलब डीएनए से प्रोटीन तब तक नहीं बनेगी जब तक एंजाइम ना हो, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो इसका मतलब डीएनए को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए चाहिए। फंस गए ना? पहले मुर्गी आई अंडा, इसे कहते हैं एग एंड चिकन पैराडॉक्स। समझो मेरी बात को। तो अब सवाल यह था कि फिर कौन आया होगा? तो अब हम ये कह रहे हैं कि ना डीएनए आया ना प्रोटीन आई। इसका मतलब जो सबसे पहले आया वो एक्चुअली आरएनए मॉलिक्यूल था। और आरएनए मॉलिक्यूल क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी था तो उसको किसी एंजाइम की जरूरत ही नहीं थी। तो उसने क्या किया? उसने अपनी कैटालिटिक पावर को यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके उसने डीएनए बनाया। अब आपको समझ में आया कि सबसे पहले मैंने क्यों बोला आपसे कि आरएनए आया था। आरएनए इसलिए सबसे पहले आया था। तो कभी भी डीएनए को मत बोलिएगा कि डीएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रहा था क्या। नहीं, जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट कौन रहा है? वो आरएनए ही रहा है। अब आपको समझ में आ गई बात कि डीएनए का बनना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कौन ना हो? आपके प्रोटीन ना हो। और प्रोटीन का बनना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक डीएनए ना हो। तो फिर पहले कौन आया? पहले आपका आरएनए आया है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आया है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने यहां पर ये जो चीज लिखी है ना, ये देखो यहां से कि मोस्ट अबंडेंट और एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल है। एंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल मैंने क्यों बोला? क्योंकि जिंदगी में, दुनिया में जब अर्थ बनी और उसके बाद में जब जिंदगी आई, लाइफ आई, तो सबसे पहले जो आया वो आरएनए आया था। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो मैं आपको ये समझा चुका कि कैटालिटिक मॉलिक्यूल मैंने आरएनए को क्यों बोला है। तब आप समझ गए कि कैटालिटिक मॉलिक्यूल मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक्चुअली कैटालिटिक पावर रखता है, एंजाइम की तरह काम कर सकता है। और उसी टाइम पे नहीं, ये आज भी है आपके पास में, और आज भी आपकी जिंदगी के बहुत सारे काम ये ऐसे करके दे रहा है जो कि एंजाइम को करने चाहिए थे, लेकिन आज भी ये करके दे रहा है। मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में 100-200 मिलियन ईयर्स के बाद में ये क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पर ना मैं होंगे ना तुम होगे। बात आपको समझ में आ गई। अब सुनिए ध्यान से, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहां तक तो मैं आपको ले आया। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आया? बातों बातों में कम से कम पौना घंटा निकल गया। हाँ, अब देखो ध्यान से, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं द डीएनए। अब मैंने सिर्फ द डीएनए पे ही क्लिक किया, मैंने बाकियों पे नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं इस लेक्चर में कि जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे हुई, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी। आरएनए वर्ल्ड नहीं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, अभी ये सब कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला मैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर मतलब इस सेट ऑफ वीडियो में, बायोमोलिक्यूल में मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये चीज जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, द डीएनए। और ये द डीएनए में आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग फिर बाद में नोटिस करेंगे कि 11th की एनसीईआरटी का जो पूरा जो जेनेटिक मटेरियल की या जो भी न्यूक्लिक एसिड की कहानी है वो सब, और 12th की एनसीईआरटी के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल के बारे में लिखा है वो सब इसी लेक्चर में मतलब कवर हो जाएगा इसमें। और एक इसके जस्ट बाद अगर आपको मिलेगा तो उसमें, ये 5th लेक्चर है, इसके बाद 6th और आएगा, बस उसमें हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब हम लोग यहां आएंगे। ये क्या लिखा है? 12th की एनसीईआरटी ले लो। अरे ऑनलाइन भी होगी तुम्हारे पास यार, है या नहीं है? ऑनलाइन भी होनी चाहिए ना। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ले लो बेटा। देखो थोड़ी बहुत टाइम मुझे अगर आप लोग दे रहे हो तो उसको एज अ वेस्ट यूज मत करो। बात समझो मेरी बात को। समय जितनी तेजी से निकल रहा है ना वो तुम्हें पता भी नहीं है, या जितनी तेजी से तुम समझ रहे हो कि समय निकल रहा है उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रहा है। यूं चुटकियों में जा रहा है समय, चुटकियों में। इसलिए समय मत लगाओ ज्यादा, जल्दी से काम पे लगो। और देखो ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, द डीएनए। एंड ट्रस्ट में, इसके बाद तुम्हें डीएनए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रिवीजन करते रहो, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखते रहो और आपका काम हो जाएगा। सुनो ध्यान से, इसने ये बोला कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। पहली बात बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या बोला कि डीएनए क्या है? एक लॉन्ग पॉलीमर है, किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो यहां से दो बातें क्रिएट होती हैं। पहली ये कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे मैं राइबोन्यूक्लियोटाइड भी बोलूंगा। आपको बात समझ में आई मैंने क्या बोला? तो पहली बात आप लोग ये समझिए कि मैं आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं आपको जरा कम से कम न्यूक्लियोटाइड पढ़ाने की तो कोशिश करूं। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है यहां भी पढ़ लो, 11th की एनसीईआरटी में भी पढ़ लो, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से चलते हैं, ध्यान से देखिए। दिस इज सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स। और अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड वर्ड मैंने लिखा,
न्यूक्लियोटाइड मैंने जो वर्ड लिखा, इसके अंदर टोटल एक्चुअली कितनी चीजें होती हैं? तो अब आप ये बोलोगे, पहली बात तो मैं यहां ये बता दूं आपको कि ये न्यूक्लियोटाइड जो मैंने वर्ड लिखा है ना, ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब ये नेचर में एसिडिक है, ये बेसिक नहीं है, पहली बात। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके अंदर चीजें कितनी है, चुपचाप से नोट करते रहना चीजों को, बहुत कमाल की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। इसके अंदर 3 चीजें हैं। नंबर 1, इसके अंदर होनी चाहिए नाइट्रोजीनस बेसेस, नाइट्रोजीनस बेसेस। अब जरा टेक अ पॉज, 2 मिनट रुको यहां पे, और पहले मुझे आपको ये समझाने दो कि मैंने नाइट्रोजीनस बेस तो बोला, लेकिन नाइट्रोजीनस बेस कितने टाइप की होंगी? क्या बोलेंगे आप? नाइट्रोजीनस बेस कितने टाइप की होती है? तो 2 ग्रुप आप लोगों को रखने हैं, जिसमें से एक को आप लोग रखते हैं प्यूरीन्स और दूसरे को आप लोग रखेंगे पाइरिमिडीन्स। ये 2 तरह के ग्रुप क्लास मैंने आपके सामने रख दी। आपको ये बात समझनी चाहिए कि प्यूरीन के अंदर 2 आएंगे, जिसमें से एक को आप लोग बोलेंगे एडिनिन। देखो गलती मत कर जाना, एडिनोसिन मत बोल देना। शायद आपको ये बात नहीं पता हो कि एडिनिन में और एडिनोसिन में और एडिनाइलिक एसिड में और एडिनाइलेट में क्या क्या फर्क है, शायद आपको ना पता हो। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा समझ लो उसे। ये एडिनिन है, और मैं अगले नंबर पे आप लोगों को क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, दैट इज सिंपली योर गुआनिन। तो इसका मतलब प्यूरीन में 2 नाइट्रोजनस बेसेस आए, पहली आई एडिनिन, दूसरी आई गुआनिन, सबको देखेंगे अभी। और अगर मैं आपसे पाइरिमिडीन की बात करूं तो पाइरिमिडीन में कितनी है, जिसमें से एक को आप लोग सिंपली क्या बुलाएंगे, थाइमीन बुलाएंगे, और दूसरे को आप लोग क्या बुलाएंगे, साइटोसिन बुलाएंगे, और चौथे को आप लोग यूरेसिल बुलाएंगे। और ध्यान से सुनिए, यूरेसिल वो चीज है जो सिंपल आरएनए के अंदर मिलती है। इसका मतलब आरएनए में यूरेसिल मिलती है, डीएनए में नहीं मिलती। और जब मैं आपसे थाइमीन की बात करूं तो थाइमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलती है, और वो आरएनए में नहीं मिलती। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ रही है, और ये 2 बातें तो आप नोट करके ही रखेंगे। अब सुनते रहना, एक चीज मैं आपको और काम की बात बता रहा हूं, और वो ये कि दरअसल ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जो मैंने आपको 5 बताई टोटल, ये सबकी सब एक्चुअली वीक बेस होती हैं। ये सबकी सब वीक बेस है, वीक बेसेस हैं, और ये न्यूट्रल पीएच पे भी डीप्रोटोनेटेड रहती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी है, पहले आप इसको समझ लीजिए। मैंने ये क्या चीज लिखी है, देखिए ध्यान से, मैंने ये बोला है कि ये वीक बेसिस हैं। तो हमने क्या चीज कवर की यहां पर, ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, नाइट्रोजनस बेस पढ़ा दिया। अब आगे देखिए, दूसरी चीज जो यहां पर आएगी उसे हम लोग सिंपली बोलेंगे पेंटोस शुगर। दिस इज सिंपली योर पेंटोस शुगर। और बहुत अच्छे बच्चे को यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि मैं दरअसल 2 तरह की शुगर की बात कर रहा हूं, जिसमें से एक राइबोस है और दूसरी डीऑक्सीराइबोस है। एक राइबोस है और दूसरी डीऑक्सीराइबोस है। और बहुत अच्छे बच्चे को भी यह बात पता होनी चाहिए कि राइबोस शुगर सिर्फ आरएनए में है और डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में है। आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपको लास्ट चीज पे लेके आ रहा हूं, एंड दैट इज सिंपली योर फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान से देखिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए, फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये ड्राइव कहां से होगा, तो आप लिखेंगे इसके बारे में, ड्राइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, ड्राइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। और ये फॉस्फोरिक एसिड जो वर्ड मैंने यहां पर लिखा, ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। माइंड माय वर्ड्स। अब मैंने अभी आपको इसीलिए तो बोला कि एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड को मैंने एसिडिक क्यों बोला, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लगा हुआ है, लेकिन बेस कैसी लगी हुई है, वो वीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, बढ़िया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अभी नाइट्रोजनस बेस नहीं पढ़नी है हमें लोगों को, अभी पहले ये चीज समझाइए मुझे। वैसे यहां पे जगह है, मैं यहां पे कर सकता हूं, काफी दिख रहा है ना कैमरे में, बढ़िया दिख रहा है आपको, ठीक, नोट करते रहिए। सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके डीएनए की लेंथ को कैसे देखेंगे आप लोग, बिल्कुल एनसीईआरटी। देखो इधर देखो, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब अगर मैं न्यूक्लियोटाइड के नंबर को काउंट करूं तो मुझे क्या पता चल सकता है, डीएनए की टोटल लेंथ पता चल सकती है, बशर्ते मुझे ये पता होना चाहिए कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरी न्यूक्लियोटाइड के बीच में गैप कितना है, कितने एंगस्ट्रॉम का गैप है, या कितने नैनोमीटर का गैप है। अगर ये तुम्हें पता है तो फिर आप मुझे नंबर ऑफ बेस पेयर बताओ, मैं उसमें मल्टीपल करके अभी के अभी तुम लोगों को रिजल्ट देता हूं, देखो कितना निकल के आएगा डीएनए। लेकिन इससे पहले, अभी वो चीज ना करते हुए, पहले मुझे एक बात बताओ कि आपके एनसीईआरटी ने बोला कि एक बैक्टीरियोफेज है। देखो ये क्वेश्चन बना है, माइंड माय वर्ड्स। इसने ये बोला कि एक बैक्टीरियोफेज है, नाम क्या है उसका,
इंटू 174। चेक करो, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, 5 मल्टीपल या 5 इंटू 174। और आपकी एनसीईआरटी ने कहा कि इसके पास कितने बेस पेयर हैं, ध्यान से देखना, 5386 और मैंने यहां लिखा बेस पेयर। ये गलत हो गया। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहां पर जो मैंने ये वर्ड लिखा, देखो क्या लिखा है मैंने कि 5174 और इसमें 5386 मैंने बेस पेयर लिख दिए। ये गलत है। क्यों गलत है? यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड में और बेस पेयर में फर्क है। न्यूक्लियोटाइड सिंगल है और बेस पेयर जब बनती है, अरे नाम में पेयर है, तो नाइट्रोजनस बेस जब एक दूसरे के सामने आके लगेंगी तभी ना उसको पेयर बुलाओगे। तो इस बात से क्या साबित हुआ? पहले जल्दी बोलो, मुझे जल्दी बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर बेस पेयर नहीं लिखना है। तो आप लोगों को यहां पर क्या लिखना है जानते हैं? यहां पर आप लोगों को लिखना है दीज आर एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड अगर मैंने लिखा तो मैं अब यह बात बोलूंगा कि दरअसल ये जो बैक्टीरियोफेज है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ है। क्वेश्चन नोट कर लो, बड़े काम आएगा तुम लोगों के लिए। एनसीईआरटी पता चले कि इसमें उलझा ले तुम्हें, वो लिख दे कि बताइए 5 इंटू 174 के अंदर कितने बेस पेयर हैं, और उसमें नंबर में लिखा हुआ कितना 5386, और यही फंस लिए तुम। अब तो कर आ जाओगे कि सर इतने लिखी वो क्वेश्चन ही गलत था, उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन देखो, उसमें ये ऑप्शन होना चाहिए कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं। समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा है। आप समझ गए? तो बढ़िया। अब आओ आगे। अब दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए आप लोग, जरा यहां से ध्यान से देखना। अब इसने ये कहा है बैक्टीरियोफेज लैम्डा। अब मैं दूसरा नाम लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ये देखिए, दैट इज सिंपली योर बैक्टीरियोफेज लैम्डा। और जरा सुनना एनसीईआरटी की बात, इसने कहा 48,502 बेस पेयर। अब गलती नहीं करी है मैंने, सुन लो ध्यान से, कितने हैं? 48,502 बेस पेयर। अब मुझे जरा कोई बताएगा कि इसके अंदर डीएनए कैसा है, सिंगल है या डबल? अरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसे पहचान गए? इस बेस पेयर से पहचान गए, क्योंकि इसमें बीपी लिखा हुआ है, एंड बीपी सिंपली स्टैंड्स फॉर व्हाट? बीपी का मतलब हुआ कि हम लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि इसमें कितने बेस पेयर हैं, 48,502। एक चीज में और आइए, एस्चेरिकिया कोलाई के अंदर, जिसको बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है आपके एक्सपेरिमेंट करने के लिए और आप बार बार सुनते हैं इसके बारे में, एंड दैट इज सिंपली योर ई कोलाई के अंदर कितने बेस पेयर हैं देखना जरा ध्यान से। और इसमें भी बेस पेयर ही लिखा हुआ है, 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर। तो अगला जल्दी से अगला क्वेश्चन तैयार करिए। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और वो ये है कि ई कोलाई के अंदर कितने हैं। आंसर आपका आएगा 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 9 होंगे, है ना? नहीं सॉरी 6 है, 10 टू द पावर 6 बेस पेयर, 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। ये तीसरा क्वेश्चन यहां से निकाल लो, एनसीईआरटी की लाइन पे लिखा हुआ है और तुम लोगों को आके परेशान कर सकता है। एनटीए कैन फ्रेम दिस क्वेश्चन एज द मेन एग्जाम क्वेश्चन। फाइन, आगे देखिए, अगला एक क्वेश्चन और है, ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट। ह्यूमन का हैप्लॉइड, ध्यान से देखिए, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। मैंने डिप्लॉइड की बात नहीं करी है, ये बात तुम सब जानते हो कि डिप्लॉइड में किसे कह रहा हूं, 2n को कह रहा हूं, हैप्लॉइड में किसे कह रहा हूं, n को कह रहा हूं। अगर सिंपल वर्ड्स में बुलाऊं तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जीनोम। अब तुमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। तो आप लिख सकते हैं जो मैंने लिखा, क्या कि ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट कितना है। द आंसर इज, चेक करिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 3 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ये इतने क्वेश्चन एटलीस्ट आपके पास में रेडी होने चाहिए, ये इतने क्वेश्चंस आपके पास एटलीस्ट रेडी होने चाहिए। माइंड माय वर्ड्स, इतने क्वेश्चन एटलीस्ट रेडी होने चाहिए। अगर ये इतने क्वेश्चन है आपके पास में तो फिर बल्ले बल्ले है तुम्हारी, बस इतना ही करते चले जाओ। इट कुड बी सफिशिएंट फॉर यू, सीरियसली इट कुड बी सफिशिएंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कहां पर, देखो यहां तक की मैं बात कर चुका, अब मैं आपको यहां लेके आ रहा हूं। अब आप में से कौन मुझे ये बात बताएगा कि ये पैराग्राफ 12th की एनसीईआरटी का है या 11th की एनसीईआरटी का है? कौन बताएगा भाई, बोलो जल्दी। ये पैराग्राफ मुझे कौन बताने वाला है कि ये जो पैराग्राफ मैंने लिया है ये 11th की एनसीईआरटी का है या 9th की एनसीईआरटी का, मतलब 11th की एनसीईआरटी का है या 12th की एनसीईआरटी का है? बोलो, जान रहा है कोई? चलो कोई बात नहीं, ये एक्चुअली लिया गया है आप लोगों की 11th की एनसीईआरटी, ठीक है।
11th के एनसीईआरटी से मैंने उठाया, बायोमोलिक्यूल में जाइए, बायोमोलिक्यूल में जाइए और जहां पे लिपिड पढ़ाया गया ना, तो लिपिड के ठीक नीचे वाला जो कंटेंट है उसको उठाइए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? इतना हो गया? जल्दी पहले एनसीईआरटी निकाल लो, पहले एनसीईआरटी निकाल लो। चलिए, ले आए एनसीईआरटी? ले आए? हो गया? एक काम करते हैं, इस लेक्चर को मैं यहीं रोक देता हूं, है ना? जस्ट एक दूसरा लेक्चर हम शुरू करते हैं, ठीक? और उसके बिहाफ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से, मतलब अगले लेक्चर में इसको मैं कवर करा के देता हूं आप लोगों को, ठीक है? अगले लेक्चर में इसको मैं यहीं रोक रहा हूं। थैंक यू।